नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों न्यूट्रिशन और ग्लैंड इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने आपको करा दिया है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है डिजीज, यानी हिंदी में बात करें तो रोग या बीमारी। दोस्तों, रोग या डिजीज जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वह एक्चुअल में है क्या। चलिए जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापचय। दिखाई तो दे रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, शरीर के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन। ये सारी जो चीजें होती हैं वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। अब तो क्लियर हो गया होगा। यानी शरीर के अंदर एक बायोकेमिकल चेंजेस या बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो शरीर के अंदर होने वाली सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। दोस्तों ये ध्यान देना, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कहने का अर्थ है अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे क्या आप अपने हिसाब से नसों के अंदर ब्लड को फ्लो करते हैं? नहीं, वो अपने आप ही होता है। क्या आपका दिल के धड़कने पे कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। और आप यहाँ तक कि डाइजेशन पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, इंग्लिश में इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सिंपल सब्सटेंस जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। सिंपल सब्सटेंस जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ तक नहीं दिखाई दिया? अच्छा, यहाँ तक निर्माण करते हैं, यहाँ पे लिख लेना का निर्माण। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यानी इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखें तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, 38 एटीपी। 38 जो एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मिल करके क्या बनाएंगे, एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसका निर्माण कर देंगे, ग्लूकोज का। यानी 38 छोटे छोटे एटीपी के फॉर्म होते हैं और वो जो मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। यानी सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ेंगे 38 एटीपी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, यानी एक ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब हम जान लेते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर सिंपल सब्सटेंस का निर्माण कर देते हैं। यानी इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर सिंपल सब्सटेंसेस का निर्माण कर देगा। एग्जाम्पल की बात करें
यहाँ दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल हो जाएगा पाचन। अब पाचन को समझ लीजिए, आप जो खाना खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। जो खाना आप खाते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो उन सारी चीजों को अलग अलग करके तोड़ना, यानी फैट का अलग से डाइजेशन, प्रोटीन का अलग से डाइजेशन, फैट का अलग से डाइजेशन। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं खाने के तौर पे, वह सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी प्रोटीन, फैट। अब ये ध्यान देना दोस्तों, हम लेते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो टूटता किसमें है? फैट टूट जाता है फैटी एसिड में, प्रोटीन टूट जाता है अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में टूट जाता है। तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसके अंदर आ गया पाचन, फिर इसके बाद हो जाएगा श्वसन। श्वसन, अब ये श्वसन कैसे होता है ये सब जान लेते हैं। जैसे हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं नाक के थ्रू, तो नाक से जब एयर लेते हैं तो वो पहुंचेगा कहाँ? हमारे लंग में पहुंचेगा। तो लंग में मौजूद जो एल्वियोली होती है वो क्या करती है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेती है, बाकी नाइट्रोजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग। तो हमारी जो एल्वियोली होती है ये क्या करती है, सेग्रीगेट कर देती है, तोड़ देती है। तो इस प्रकार से श्वसन भी एक प्रकार का कैटाबोलिज्म एक्टिविटी होती है। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो रोग जो होता है वह शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को अनकंट्रोल वे में ले जाती है। यानी जो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, सब सुचारू रूप से चल रहा होता है, उसको डिस्टर्ब करती है। यानी रोग क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर सुचारू रूप से चल रही मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को बाधित करता है। क्या करता है? बाधित करता है। क्योंकि यदि मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ाता मैं, तो आप समझ ही नहीं पाते कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और रोग इसको बाधित कैसे करता है। तो रोग के बारे में आपने जान लिया। यदि सिंपल और आसान भाषा में समझे तो शरीर के अंदर होने वाली अननेसेसरी चेंज यानी अवांछनीय परिवर्तन को ही रोग कहते हैं, यानी डिजीज कहते हैं। चलिए अब इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। बड़े बड़े साइज में दिख रहा है ना, इसको मिटा देता हूं। दोस्तों कुछ दोस्त का कमेंट आया था कि आप छोटे छोटे लेटर लिखते हैं, इस वजह से प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है। तो इस बार मैं थोड़ी साइज में बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब हम जानेंगे दोस्तों डिजीज के बारे में, यानी रोग के बारे में। रोग या बीमारी। दोस्तों आपने परिभाषा जान लिया था कि शरीर में होने वाले अनवांटेड चेंजेस यानी अवांछनीय परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। रोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेरिडेटरी डिजीज। हेरिडेटरी डिजीज यानी अनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं इसको? अनुवांशिक रोग। अब अनुवांशिक रोग क्या होता है सर? ध्यान देना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरी बातों को सुनना। दोस्तों अनुवांशिक रोग वैसे रोग होते हैं जो फादर से डायरेक्ट किस में आ जाते हैं? उसके बच्चे में यानी सन में आ जाते हैं। और सन में वो डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। तो डायरेक्ट पिता से या फिर दादा या परदादा से जो रोग या बीमारी ट्रांसफर होते आ रही है उसके जनरेशन में, उस बीमारी को कहते हैं हेरिडेटरी डिजीज यानी अनुवांशिक रोग। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आदमी कलर का पहचान या कलर का विभेद नहीं कर पाता है।
यानी कौन सा रेड कलर है कौन सा ग्रीन कलर है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि रेड और ग्रीन में वो अंतर नहीं कर पाता है। इस रोग को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं वर्णांधता। अब अगला रोग की बात करें, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसके अंदर यदि बॉडी में कहीं भी कट हो जाता है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कट हो गया, यदि ब्लीडिंग शुरू हो गई तो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, चाहे आप कितना भी जतन कर लें, क्योंकि इस रोग के अंतर्गत ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है इसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया जो रोग होता है दोस्तों, इंग्लैंड के महारानी रानी विक्टोरिया को हुआ था, और इंग्लैंड की महारानी है, इस वजह से उस बीमारी को, यानी इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो आप जान लीजिए कि उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो रोग होता है उसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है। यदि ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वह किस प्रकार की बीमारी है, तो वह है आपका हेरिडेटरी डिजीज, यानी आनुवंशिक रोग। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। एक तो आपने जान लिया, दूसरा जो रोग होता है उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज यानी यदि हमारे बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, या वाटर वगैरह की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उस बीमारी को कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। आपने पिछले लेक्चर में भी इन सारी बीमारियों के बारे में जान लिया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे उन बीमारियों का जिक्र नहीं करेंगे। आपने जाना था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से बालों का झड़ना और नपुंसकता जैसे रोग हो जाते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यदि कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वह क्लॉट नहीं हो पाती है। एक और बीमारी थी दोस्तों जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है, आरबीसी जो होता है उसकी कमी हो जाती है, यानी ब्लड की कमी जब हो जाती है हमारे बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो रोग हैं वह किसी कमी की वजह से होते हैं, इस वजह से इन रोगों को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा, जिसका नाम है, यहाँ कर देते हैं, इसका नाम है ट्रांसफरेबल डिजीज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ट्रांसफरेबल डिजीज या इन्फेक्टेड डिजीज भी इसे कहते हैं। दोस्तों यह जो रोग है वह किसी कमी की वजह से नहीं होता है, जैसे विटामिन, मिनरल, फैट, इनकी कमी से नहीं होता है, और ना ही यह आनुवांशिक रोग है। यह एक विशेष प्रकार के परजीवी की वजह से होता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आदि की वजह से यह रोग होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी वाला रोग नहीं। दोस्तों जो आनुवांशिक रोग है उसमें मुख्य रूप से दो ही आते हैं, और भी हैं लेकिन और आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीज हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। दोस्तों आज हम जानेंगे ये जो ट्रांसफरेबल डिजीज है, यानी इन्फेक्शन के कारण होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में। चलिए मिटाते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। बता दें। हमने बता दिया था दोस्तों कि जो ट्रांसफरेबल डिजीज है वो प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आदि की वजह से होने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में इसे प्रोटोजोआ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ एक प्रकार का संघ है। क्या है? संघ है जिसके अंदर कई सारे जीव आ जाते हैं, जैसे
अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। ये सारे जीव प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब दोस्तों प्रोटोजोआ होता क्या है? यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं पाई जाती। दोस्तों, जो राइबोसोम होता है, हमने पहले ही बताया था कि यह प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता था? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता था। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह RNA होता है। क्या होता है? RNA। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और यह साइटोप्लाज्म में ही ऐसे तैरते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन पे कुछ प्रोटोजोआ का फिगर या वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे प्रोटोजोआ सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। चलिए, प्रोटोजोआ के बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं दोस्तों, वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह RNA होता है। इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रोटोजोआ का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग के बारे में। इसको मिटा दूं। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे किस में आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोटोजोआ के अंदर। अब दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को आसान भाषा में समझने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग। ये काम सोफा पे करो। कहते हैं ना कि ये काम यहां मत करो, ये काम सोफा पे करो। तो सोफा की जगह पे हमने सोफा लगा दिया है। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। अब हम चल लेते हैं इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानने के लिए। अब ये काट दीजिए। का से हो जाएगा काला जार, म से हो जाएगा मलेरिया, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी। सोने की बीमारी ये नहीं कि आपको सोना 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 चाहिए, ऐसा नहीं है। नींद लगने की बीमारी। कहीं ये सोच रहे हो कि सोना मांगने लगेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देना। पास से हो जाएगा पायरिया, पायरिया, पायरिया। और पे से हो जाएगा पेचिस। इसको काट दो। दोस्तों, ये काम सोफा पे करो। मतलब का से हो जाएगा काला जार, म से हो जाएगा मलेरिया, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, पा से हो जाएगा पायरिया और पे से हो जाएगा पेचिस। दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद रखना ही होगा। यदि ये ट्रिक याद कर लेते हैं आप, तो हम कल जानेंगे इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।